चलो बेटा। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो तो आते हैं टॉपिक पे डायरेक्टली। एनिमल हस्बेंड्री में अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ काऊ के बारे में, बफेलो के बारे में, केयर एंड मैनेजमेंट, एनिमल न्यूट्रिशन, उसके बाद उनका डिसीज मैनेजमेंट है ना, उनका डिसीज मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक कवर की थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग देख रहे हैं दैट इज अ व्हाइट रिवॉल्यूशन। प्लानर में कहीं पे भी दिया गया नहीं था ये, एक्चुअली मैं भूल गया था प्लानर में देना ये व्हाइट रिवॉल्यूशन। आज एक्चुअली हमारा स्मॉल रूमिनेंट्स एनिमल्स का पोर्शन था, बट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या क्या चीजें पूछी जाती है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सो व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में देखते थोड़ा सा, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में देखते थोड़ा सा। व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग देख रहे थे। सो व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, हु इज डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वो कौन है, और अलग अलग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिकली दैट इज अडल्ट्रेशन, मिल्क अडल्ट्रेशन, ये क्या चीज है, ये आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। सो सबसे पहले तो व्हाट डू मीन बाय व्हाइट रिवॉल्यूशन। अभी बचा कौन सा पोर्शन है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इसके बाद बेसिक टर्म्स आएगी स्मॉल रूमिनेंट एनिमल की, बेसिक टर्म्स। सर स्मॉल रूमिनेंट एनिमल कौन है ये, तो ये है शीप एंड गोट, शीप एंड गोट, इनकी बेसिक टर्म्स आएगी अभी। उसके बाद उनका केयर मैनेजमेंट, उनका डिसीज मैनेजमेंट, उनका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है अभी शीप एंड गोट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आएगा दैट इज पोल्ट्री, उसके बाद हमारा आएगा हमारा स्वाइन हस्बेंड्री। सो इतना ही पोर्शन बचा है हमारा, शीप है, गोट है, उसके बाद पोल्ट्री है एंड स्वाइन हस्बेंड्री है ना। यस, तो अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले आता है दैट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन में हु इज द मैन हु इज रिलेटेड टू द व्हाइट रिवॉल्यूशन। नाम है उनका डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन 26 नवंबर 1921 से 9 सितंबर 2012। सो इस दौरान सर मुझे नेक्स्ट ईयर एएफओ का एग्जाम देना है, तो क्या इस बैच के सारे नोट्स वगैरह सफिशिएंट रहेंगे? हाँ रोशनी, एएफओ का बैच है, नाबार्ड का बैच है, तो ये सफिशिएंट रहेगा, नोट्स सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में है ये। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। उसके बाद आप अगर देखोगे तो कंट्री में इंडियन डेयरी एसोसिएशन में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। उनका डेट ऑफ बर्थ नेशनल मिल्क डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको नेशनल मिल्क डे 26 ऑफ नवंबर है एंड वर्ल्ड मिल्क डे ये 1 जून है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन। अब इन्होंने स्टार्ट किया था एनडीडीबी गुजरात आनंद में। क्या स्टार्ट किया था, तो कायरा यूटेरा प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट था जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा था। अब ये चीज क्या है, ये गुजरात आनंद में सबसे पहले क्या होता, गुजरात आनंद में एक बात हुई थी, वहां पे इन्होंने वहां पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने वहां पे विजिट किया था, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो भी काऊ है, बफेलो है, उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, या फिर काऊ के ऊपर पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, और उनके बेसिस पे इन्होंने बोला था कि ये सारी चीजें सिर्फ एनडीडीबी आनंद गुजरात तक नहीं सीमित रखनी है, हम लोगों को ये पूरे इंडिया में इनको हम लोगों को बताना है, लोगों को जताना है। तो आफ्टर दैट इन्होंने देखा कि अच्छा कि क्या क्या चीजें वहां पे की गई है, तो जो सारी चीजें की है उससे मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हम लोग ऐसे बोल सकते कि फ्लड आ गया। फ्लड आने का, फ्लड का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लड का मतलब बहुत ज्यादा पानी आना, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लड। तो वैसे दूध का फ्लड आ गया, तो दैट्स व्हाई ऑपरेशन फ्लड इज बेसिकली रिलेटेड टू द व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन होने की वजह से ऑपरेशन फ्लड हुआ है, मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन होने की वजह से मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई है, अधिकतम मिल्क मिलने लगा है, और इसकी वजह से ऑपरेशन फ्लड या फिर व्हाइट फ्लड जो है वो आ गया था। सर हुआ क्या, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, सेकंड रूरल इनकम बढ़ाना है, फेयर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स मिलनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पावर्टी लोगों की खत्म होनी चाहिए। तो लोगों की पावर्टी खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ, या बाढ़ बोलते हैं जिसको, सिर्फ और सिर्फ लोगों की पावर्टी खत्म करने के लिए हम लोग उनको पैसे देकर पावर्टी खत्म नहीं की जा सकती है। पावर्टी कैसे खत्म करनी चाहिए कि परमानेंट कुछ ना कुछ देना चाहिए। देखो आप कुछ पैसे, गवर्नमेंट अभी कुछ पैसे दे रहा है लोगों को, जैसे पीएम किसान, तो दैट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन, दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। उन्होंने किसानों को इस तरीके से बनाना चाहिए कि किसान विल बिकम इंडिपेंडेंट।
तो उनको अलाइड एक्टिविटी के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको अलाइड एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अलाइड एक्टिविटी के लिए लोन्स देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए ताकि टेम्पररी सोल्यूशन ना हो, कुछ तो परमानेंट सोल्यूशन हो, कुछ तो परमानेंट सोल्यूशन हो। अगर परमानेंट सोल्यूशन वो निकाल रहे हैं, अगर परमानेंट सोल्यूशन के बारे में वो देख रहे हैं, तब जाके कहीं तो भी बेनिफिट होगा। ये किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। उन्होंने क्या किया कि लोगों की पॉवर्टी खत्म करनी है, तो एग्रीकल्चर से उतना इनकम नहीं आ रहा, चलो अलाइड एक्टिविटी के बारे में बताते हैं उनको गौ पालन के बारे में बताते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इंप्रूव्ड वेराइटीज। अब उन्होंने क्या किया कि सर उसके फीचर्स क्या थे, अडॉप्टिंग द न्यू मेथड्स इन द केस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री थ्रू व्हाइट रिवॉल्यूशन, नई कुछ टेक्निकें यूज करनी है। सेकंड, चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ फीड, मतलब जो वो खिला रहे थे गाय को जो खिला रहे थे उसमें कंपोजिशन में चेंज किया है। उसके बाद फिक्सिंग द डिफरेंट प्रोड्यूसर कॉस्ट, स्लाइडिंग द स्केल ऑफ इंडिया, दूध की एक मिनिमम कॉस्ट जो है, यस दूध की जो मिनिमम कॉस्ट है, तो वो उन्होंने डिसाइड कर ली थी कि इतना मिनिमम कॉस्ट हम लोगों को लेना ही है, प्रोडक्शन उस हिसाब से ही हम लोगों को करना है। तो ये सारी चीजें करके उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट ऑफ द काउ किया है। काउ के जेनेटिक मेकअप को पढ़ा, काउ के जेनेटिक मेकअप को उन्होंने समझने की कोशिश की, ये सारी चीजें उन्होंने करने की कोशिश की, और उससे ही फिर मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया था। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कैसे हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अब मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले हीट डेसिकेटेड मिल्क प्रोडक्ट। अब डेसिकेशन का मतलब क्या है ये समझो पहले। अगर मैं दूध को उबाल रहा हूं और उससे अगर वाटर रिमूव हो रहा है, देखो दूध को उबाल रहा हूं तो वाटर रिमूव होगा वैसे भी, तो दैट रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द दूध, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेसिकेशन, उसको बोलेंगे डेसिकेशन। कोई भी चीज से अगर मैं पानी निकाल रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज डेसिकेशन। तो हीट डेसिकेटेड प्रोडक्ट्स, हीट डेसिकेटेड मिल्क प्रोडक्ट कौन से होते हैं, खवा, पेड़ा, बर्फी। कैसे बनाते हैं ये देखो, बहुत सारे मतलब पतीले में आप दूध ले लो और दूध में से उसको नीचे से हीट दे दो और बाद में इसको ऐसे 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 स्टर करते रहो। स्टर करने से क्या होगा, उसमें जो वाटर है वो निकल जाएगा एंड इट विल बिकम अ सॉलिड। तो जनरली खवा वैसे ही बनता है। खवा से हम गुलाब जाम भी बना सकते हैं, खवा में हम लोगों ने शक्कर डाली तो उसका पेड़ा भी बनेगा, खवे का पेड़ा। तो बेसिकली खवा, पेड़ा, बर्फी, ये अगर हम लोगों ने देखा तो दीज आर द हीट डेसिकेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब नीचे से हीट देनी है और आपको स्टर करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक उसका कंप्लीट मॉइस्चर रिमूव नहीं हो जाता और वो सॉलिड नहीं बन जाता। आगे फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट, फर्मेंटेशन, स्टार्टर कल्चर। स्टार्टर कल्चर क्या होता है सर, कि आप दही लो, छोटा सा पोर्शन ऑफ दही, हम लोगों ने मिल्क में देखा था, मिल्क टेक्नोलॉजी में। तो छोटा सा दही का पोर्शन आप लो और दही का पोर्शन क्या करो कि नॉर्मल दूध में डालो, सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट। उससे बनेगा दही। दही के बाद हम लोग उसको अगर होममेड दही में और जो प्रोसेस है उसमें क्या डिफरेंस है सर। होममेड दही देखो, प्रोसेस में ना कुछ ऐड किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, कुछ ना कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं आशीष। और जो हमारा होममेड दही होता है उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव, फर्मेंट ऐसे ऐसे कुछ नहीं करते हम लोग, है ना। तो ये डिफरेंस होता है होममेड दही और बाहर के दही में। अब नॉर्मली हम लोग अगर देखेंगे तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है दही, लस्सी, श्रीखंड, चक्का। दही जो है उसको बांध के रखेंगे या फिर उसको स्टर करेंगे हम लोग, उसमें शक्कर डालेंगे, लस्सी बन जाएगी। अगर दही को हम लोगों ने टांग के रखा है ऐसे, उसमें से कंप्लीट मॉइस्चर रिमूव कर दिया, उसके बाद में उसको उसमें शक्कर ऐड कर दी तो श्रीखंड बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट कौन है, पनीर, चन्ना, संदेशाई, रसगुल्ला, रसमलाई। हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आपको एक बर्तन लेना है। अब पनीर में ही देखते हैं हम लोग, बर्तन लेना है, उसमें हम लोगों ने दूध डाला, नीचे से हीट स्टार्ट कर दिया, यहां पे हम लोगों ने ग्लास लिया, उसमें सिट्रिक एसिड डाल दिया, उसको खोल लिया। अब ये इधर उबल रहा है, ये सिट्रिक एसिड है। अब थोड़ी देर बाद इसको पकड़ो और इसमें डाल दो। तो डालने के बाद क्या होगा ना, इट विल बिकम कोएगुलेट। पानी पानी बाजू में जाएगा, सॉलिड पोर्शन बाजू में जाएगा, सो इट विल बिकम हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट। इट विल बिकम हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट। तो उसका नाम क्या है, पनीर। अब एंजाइम या फिर रैनेट कोएगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट, इसमें क्या किया जाता है, कुछ नहीं, दूध को लो और उसको कोएगुलेट करना है, लेकिन रैनेट नाम का केमिकल डाल के। सो रैनेट उसमें डाल दिया हम लोगों ने, डालने के बाद दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रैनेट कोएगुलेटेड प्रोडक्ट। लाइक आप चीजी पिज्जा खाते हो, चीज ही पिज्जा, सो दैट चीज इज बेसिकली रैनेट कोएगुलेटेड प्रोडक्ट। उसके बाद फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग मान लीजिए दूध लिया है, दूध में हम लोगों ने शक्कर डाल दिया, उसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाया, उसको उबाल के गाढ़ा बनाया, उसमें शक्कर डाल दी और फ्रिज में रख दिया, फ्रोजन प्रोडक्ट हो गया। क्या तैयार हो गया, कुल्फी तैयार हो गया, आइसक्रीम तैयार हो गया। आइसक्रीम का मतलब, अब दूध को लो, दूध से ऊपर वाली क्रीम निकाल लो, उसमें आइस डालो और उसको फ्रीज करो, शक्कर डालो, फ्रीज करो, वो हो गया आइस। आइस के साथ में डाला हुआ क्रीम मतलब आइसक्रीम। अब फैट रिच प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, दे आर कॉल्ड एज फैट रिच प्रोडक्ट, जैसे क्रीम।
और इसी क्रीम में आइस अगर हम लोगों ने डाला और रेफ्रिजरेटर में रखा तो वो आइसक्रीम बन जाएगा। अब बटर है, घी है, इन सारी चीजों को जब भी हम लोग देखते हैं ना, बटर है, घी है, तो ये सारे फैट रिच प्रोडक्ट है जिसमें फैट परसेंटेज ज्यादा होता है, फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। ओके, बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब आता है फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। कौन से फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है? बटर है, बटर, उसके बाद चीज है। फैट कंटेंट ऑफ बटर इज जनरली अबाउट 80%, है ना। तो बटर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। उसके बाद चीज है, चीज अभी हम लोगों ने रैननेट कोएगुलेटेड प्रोडक्ट में देखा था, चीज। उसके बाद घी है। घी कैसे बनाते हैं? आप लोग दूध को उबालिए, ऊपर वाला फैट परसेंटेज लीजिए, फैट कंटेंट एक साइड में डाल दीजिए उसको, और उसको उबालिए, फिर से घी बन जाएगा उससे। तो घी इज बेसिकली फैट रिच प्रोडक्ट भी है। सो घी में लगभग मिल्क फैट 99.5% फैट परसेंटेज होता है घी में। तो घी बहुत ज्यादा खाना ये अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा घी खाना ये अच्छा भी नहीं है। उसके बाद मिष्टी दोही, तो ये बंगाली डिश है। दही में अगर शक्कर मिलाएंगे, है ना, तो स्वीटन कर्ड, इसी को बोलते हैं मिष्टी दोही, मिष्टी दोही, फाफा दोही, यही है। उसके बाद मलाई। मलाई का मतलब क्या होता है कि हम लोग दूध को उबालेंगे, ऊपर वाली जो परत आएगी उसको बाजू में डालेंगे, तो उसको बोलेंगे मलाई। दही और कर्ड, ये कौन सा प्रोडक्ट होगा आप ही मुझे बताइए। सो दिस इज बेसिकली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट, कि दूध लिया है, उसमें स्टार्टर कल्चर डाल दिया, सुबह तक उसको रखो, दही बन जाएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोग देखते हैं चन्ना और पनीर। ये कौन सा प्रोडक्ट है? हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट, हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट। तो आप चन्ना बनाइए या फिर पनीर बनाइए, तो उसमें आप लोगों को दिखेगा व्हेन इट इज सोल्ड एज लो फैट पनीर चन्ना, द मॉइस्चर नॉट मोर देन द 70%। उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप उसको नॉर्मली सेल आउट कर रहे हो, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसका मॉइस्चर कंप्लीटली रिमूव करते हैं, पनीर। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अडल्ट्रेशन की ओर। सर घी सर गर्मियों क्यों जम जाता है? सर घी क्यों सर गर्मियों में जम जाता है? घी जम जाता है? नहीं समझा मुझे। अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हम लोग मिल्क में डाल रहे हो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज अडल्ट्रेशन। अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल हम लोग अगर मिल्क में डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अडल्ट्रेशन। तो अडल्ट्रेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। सर कैसे हो सकता है अडल्ट्रेशन? अडल्ट्रेशन कैसे हो सकता है? तो एडिशन ऑफ वाटर अडल्ट्रेशन हो गया, प्योरिटी नहीं बची है, एडिशन ऑफ वाटर अडल्ट्रेशन हो गया। सेकेंड थिंग, रिमूवल ऑफ फैट। अगर हम लोग फैट रिमूव कर रहे हैं, मतलब सर कैसे? अगर आप लोगों ने दूध लिया है, दूध को उबाल रहे हो और ऊपर आई हुई मलाई निकाल रहे हो और बचा हुआ दूध बेच रहे हो आप, दैट इज अ पास्चराइज्ड मिल्क आप बेच रहे हो, तो दैट इज अडल्ट्रेशन, दैट इज अडल्ट्रेशन। वो होल फूड नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने उसके कंटेंट निकाल लिए, दैट इज नॉट अ होल फूड। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ स्टार्च। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूध को गाढ़ा बनाने के लिए मकई का पाउडर लेते हैं और वो डाल देते हैं दूध में ताकि वो गाढ़ा हो जाए, अडल्ट्रेशन ऑफ स्टार्च। मिल्क पाउडर, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, दूध बचा है तो दूध बचने के बाद उसको उसकी बनाते हैं मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर फिर से दूध में डालते हैं, क्यों? उसको गाढ़ा बनाने के लिए, अडल्ट्रेशन है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, बाकी जैसे अडल्ट्रेंट आप सोच भी नहीं सकते। काऊ का घी स्टूडेंट के लिए क्यों अच्छा होता है? ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। मैंने बोला ही नहीं कभी कि काऊ का घी हमेशा अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। दैट इज अ फैट रिच प्रोडक्ट, है ना, फैट रिच प्रोडक्ट। ऐसे कोई नहीं है कि वो अच्छा भी है और बुरा भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लिमिट में खाओ तो अच्छा है, ना खाओ तो वो बुरा ही है। हर कोई चीज के बारे में ऐसा है। सम ऑफ द नोन अडल्ट्रेंट्स, कौन से? पानी डालो, सॉल्ट, आपको पता नहीं होगा लेकिन सॉल्ट डालते हैं, शुगर, व्हीट का फ्लोर, व्हीट फ्लोर जो है ना, वो पानी में मिक्स बना करके ना वो दूध में डालते गाढ़ा होने के लिए, स्टार्च गाढ़ा होने के लिए। वॉशिंग सोडा भी फॉर्मेलिन यूज करते हैं, यूरिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारे अडल्ट्रेंट्स है, ये दूध में डाले जाते हैं। क्यों? ताकि दूध की क्वांटिटी, दूध ज्यादा पैसा कमाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, आगे बढ़ते। गर्मी के मौसम में नहीं बेटा, ठंडी के मौसम में घी जम जाता है, ठंड के मौसम में, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उतना है, इसीलिए गर्मियों के मौसम में नहीं जमेगा, वो ठंडी के मौसम में जमेगा। आगे बढ़ते, डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेंट्स। अब कैसे? कि दूध में सर पानी डाला, ये कैसे देखेंगे हम लोग? बाय द बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और दूध का कितना है 100.15 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि दूध में पानी मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट से, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 पे है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सर डिटेक्शन ऑफ द ग्लूकोज करने के लिए, मतलब बहुत बार क्या करते हैं ना लोग, स्टार्च या फिर ग्लूकोज डाल देते हैं उसमें, स्टार्च या फिर ग्लूकोज डाल देते हैं इसमें, कि सर डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज करना है, तो आपको सवाल वही पूछेंगे कि फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज, यस हर मौसम में जमने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमता क्यों? दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम होता है ना, इसीलिए।
अब नॉर्मली हम लोग देखेंगे डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड, बर्फर्ड टेस्ट, क्या बोलेंगे उसको, बर्फर्ड टेस्ट। अब बर्फर्ड टेस्ट क्या भानगढ़, ये देखिए बर्फर्ड टेस्ट है क्या। तो बर्फर्ड टेस्ट ये ऐसी चीज है, मतलब इस रिएजेंट की हेल्प से हम लोग सॉरी अपने दूध में ग्लूकोज है या नहीं है ये डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्लूकोज का मतलब बहुत बार ना लोग दूध स्वीटन लगने के लिए खुद ही शक्कर मिला देते हैं, और दैट इज अडल्ट्रेशन, दैट कैन बी डिटरमाइन विथ हेल्प ऑफ द बर्फर्ड टेस्ट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बताइए सर हंसा टेस्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हंसा टेस्ट। हंसा टेस्ट का मतलब ऐसा होता है कि फैट परसेंटेज भैंस के दूध में ज्यादा होता है और काऊ के मिल्क में फैट परसेंटेज कम होता है। तो करते क्या है ना, ये लोग क्या करते हैं ना, एवरेज करने के लिए गाय का और भैंस का दूध मिक्स करते हैं। सो जो रैबिट होता है, रैबिट आर रेजिस्टेंट, सॉरी ससेप्टिबल टू द बफेलो मिल्क। अगर आप रैबिट के शरीर में अगर आप इंजेक्शन दोगे मिल्क का, वो भी बफेलो मिल्क का, तो उसके शरीर के अंदर ना ऐसी गांठ तैयार हो जाएगी। तो यूजुअली क्या करते हैं ना कि अगर हम लोग, दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज हंसा टेस्ट, कि बफेलो के मिल्क में अगर काऊ का मिल्क मिला दिया हो, और मैं क्या करता हूं कि कोई रैबिट का एक से ब्लड लेता हूं और वो अडल्ट्रेटेड मिल्क में उसमें डाल देता हूं, तो वहां पे ना ऐसे गांठ तैयार हो जाएगी, है ना। तो हम लोग उससे समझ सकते हैं कि हाँ ये अडल्ट्रेटेड मिल्क है, इसमें बफेलो और काऊ मिल्क मिक्स है। सो टू सेपरेशन बफेलो एंड काऊ मिल्क अगर मिक्स किया गया हो, ऐसा अडल्ट्रेशन किया गया हो, तो उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ द हंसा टेस्ट। सर और कुछ अडल्ट्रेशन जैसे सीओबी मतलब क्लॉट ऑन बॉइलिंग। क्लॉट ऑन बॉइलिंग, क्लॉट ऑन बॉइलिंग क्या चीज है, क्लॉट ऑन बॉइलिंग ये क्या चीज है। क्लॉट ऑन बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कि आप कुछ चीज उबाल रहे हो, है ना, और उबालने के बाद वो अचानक से क्लॉट हो गई। कुछ चीज उबाल रहे हो आप और अचानक से क्लॉट हो गई, है ना, अचानक से क्लॉट हो गई। सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज, उसको बोलते हैं क्लॉट ऑन बॉइलिंग। तो क्वालिटी असेसमेंट ऑफ द रॉ मिल्क, सीओबी, द टेस्ट इंडिकेट्स द सुटेबिलिटी ऑफ मिल्क फॉर द पाश्चराइजेशन अदर हीट ट्रीटमेंट। मतलब बहुत आसान तरीका यही है कि आप लोग अगर देखोगे तो क्लॉट ऑन बॉइलिंग का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई मिल्क वहां पे डाल रहे हो, तो मिल्क को अगर आपने उबाल लिया है, उबालने के बाद अगर आप देख रहे हो तो इट विल बिकम क्लॉट। क्लॉट अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है, क्लॉट ऑन बॉइलिंग, अगर क्लॉट वहां पे हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो मिल्क खराब है। सो दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। टेक अ 5 to 15 ml ऑफ मिल्क, टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, उसको बॉइल कीजिए, अगर फ्लेम पे बॉइल कर रहे हैं उसमें क्लॉट्स आ गए तो क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। अब अडल्ट्रेशन है फैट टेस्ट, जनरली डन बाय द बिट्रोमीटर, है ना, गर्बर्स मेथड, बैबकॉप मेथड, इन दोनों मेथड से हम लोग ना फैट टेस्ट की उसमें फैट परसेंटेज कितना है, तो ये हम लोग गर्बर मेथड या फिर बैबकॉप मेथड से टेस्ट कर सकते हैं कि फैट एडिशन है, रिमूवल है, कि फैट आपने निकाल लिया है, फैट डाला है उसमें, तो ये टेस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। मैस्टेटेड सॉल्यूशन टेस्ट, ये क्या है, काऊ में एक डिसीज होता है दैट इज मस्टाइटिस, स्वेलिंग ऑफ अडर, आपको याद है। तो जब काऊ का मिल्क हम लोग निकाल रहे हैं तो उसमें से मिल्क की जगह पस निकलता है या फिर ब्लड निकलता है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, बताते ही नहीं, दैट इज हार्मफुल मिल्क, लोग बताते नहीं है। तो वो मिल्क लीजिए, आपको डाउट आ रहा है ना कि ये मैस्टेटेड मिल्क से मतलब मस्टाइटिस जिस काऊ को हुआ है उसका ये दूध है, तो उसको निकालिए, निकाल के उसकी मैस्टिकेशन या फिर मैस्टेटेड सॉल्यूशन टेस्ट कीजिए। मस्टाइटिस अगर काऊ को होगा तो उसका रेड कलर हो जाएगा और डिटरमाइन हो जाएगा कि यस ये दूध जो है ना, ये मस्टाइटिस जिस काऊ को हुआ है उसका दूध है, ये पता चल जाएगा। नाइट्रेट टेस्ट, आपको पता नहीं होगा शायद, मिल्क में बहुत बार क्या कहता है, जो बारिश का मौसम होता है ना, तो मिल्क ऐसे लोग ना पतीले में लेते हैं और बाहर रखते हैं ताकि बारिश का पानी उसमें आ जाए। तो रेन वाटर अगर उसमें एडिशन किया गया है तो लोगों को लगता है ये जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन रेन वाटर डिटरमाइन करने के लिए नाइट्रेट टेस्ट की जाती है। तो आपको एग्जाम में सवाल पूछेंगे, टू डिटरमाइन द रेन वाटर इनटू द मिल्क कौन सी टेस्ट यूज करते हैं, दैट इज अ नाइट्रेट टेस्ट। सर ये आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा सवाल इससे पहले पूछा गया है, ऐसा सवाल पूछा गया है, एएफओ 2022 में अब भी सवाल पूछा गया था, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट। ये क्या चीज है सर, देखो ये क्या चीज है मैं बोल देता हूं। अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट में क्या किया जाता है ना, यूजुअली देखो बेटा, हमारी मम्मी कल का बचा हुआ दूध होगा, कल का बचा हुआ दूध और आज का फ्रेश दूध ये मिक्स कर देती है, मतलब रॉ मिल्क एंड पास्चराइज्ड मिल्क ये मिक्स कर देना। और क्यों, क्योंकि बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वहां पे जो टेस्ट की जाती है दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट। द इंटेंसिटी ऑफ येलो कलर प्रोड्यूसेस द प्रोपोर्शनल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इसमें क्या होता है, इट हेल्प्स टू इंडिकेट द अडल्ट्रेशन ऑफ पास्चराइज्ड मिल्क विद रॉ मिल्क, कि पप्पा ने अभी मिल्क प्रोडक्शन, मतलब जो गाय ने वो पप्पा ने दूध निकाल के अभी घर पे लाया है फ्रेश मिल्क है, और जो कल का रात का बचा हुआ मिल्क है वो बहुत बार मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने से क्या होगा, अगर ऐसा होगा मिक्स कर दिया उन्होंने, तो मिल्क अगर मिक्स कर दिया तो उसमें दिक्कत यही होती है कि अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट, मतलब अल्कलाइन फॉस्फेट जो है ना
मतलब क्या होगा अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट से हम लोग वी कैन डिटरमाइन द पास्चराइज मिल्क एंड रॉ मिल्क, ये मिक्स किया है तो इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। यहां तक अगर एक बार क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए। मैं फिर से सभी चीजें एक बार दोहराने जा रहा हूं, मैं फिर से सभी चीजें एक बार दोहराने जा रहा हूं। अगर यहां तक क्लियर है तो क्लियर करके बोल दीजिए। फिर से मैं सारी चीजें दोहराने जा रहा हूं आपको। सबसे पहली बात, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डेट ऑफ बर्थ 26 नवंबर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेशनल मिल्क डे उनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड थिंग, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या है? ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या है बेटा? ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है कि अगर व्हाइट रिवॉल्यूशन होने की वजह से अगर देयर इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, अगर बढ़ रहा है प्रोडक्शन, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से होता है, दैट इज ऑपरेशन फ्लड। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद देखा हम लोगों ने ऑपरेशन फ्लड कैसे बढ़ाना है। ऑपरेशन फ्लड बढ़ाने के लिए हम लोग काऊ में उसका न्यूट्रिशन इंप्रूव करेंगे, उसका डिसीज मैनेजमेंट इंप्रूव करेंगे, उसकी फीडिंग हैबिट्स इंप्रूव करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। उसके बाद गए आगे, अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देखे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा दैट इज अ हीट डेसिकेटेड प्रोडक्ट, पेड़ा है, खोआ है। उसके बाद फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा, दही है, फर्मेंटेशन अगर कर रहे हैं। एसिड हीट कोएगुलेटेड प्रोडक्ट, पनीर है, जैसे हीट किया एसिड डाला, हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट। उसके बाद रेनेट कोएगुलेटेड जैसे चीज है, फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम है, फैटरीज डेयरी प्रोडक्ट जैसे क्रीम है, तो ये फैटरीज प्रोडक्ट है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी चीजें देखी, जैसे अडल्ट्रेशन के बारे में देखा हम लोगों ने। अडल्ट्रेशन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वाटर अडल्ट्रेशन है, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग गए थोड़ा सा अडल्ट्रेंट डिटरमाइन करने के लिए, वाटर हम लोग इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। टू डिटरमाइन द ग्लूकोज बर्फर्स टेस्ट हम लोग करते हैं। टू डिटरमाइन द बफेलो टेस्ट, बफेलो मिल्क इनटू द काउ मिल्क, हंसा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा अडल्ट्रेशन में कि क्लॉट ऑन बॉइलिंग, अगर हम लोग दूध को उबाल रहे हैं, थोड़ा सा सैंपल लेना है, उसको उबाल के देखना है। अगर वो आपने देखा होगा ना, बहुत बार हम लोग दूध उबालते हैं तो वो फट जाता है, दूध उबालते तो फट जाता है, दैट इज क्लॉट ऑन बॉइलिंग, दैट इज क्लॉट ऑन बॉइलिंग। तो सारा का सारा दूध नहीं उबालना है, एक टेस्ट ट्यूब में छोटा सा सैंपल लेना है 5 ml का, उसको उबाल के देखना है, क्लॉट हो गया तो समझना है। फैट टेस्ट, ये जर्बर्स टेस्ट और बैबकॉप मेथड से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। मैस्टेटेड सॉल्यूशन टेस्ट टू डिटरमाइन द मस्टैटिस, नाइट्रेट टेस्ट, रेन वाटर, अगर बारिश का पानी अगर दूध में मिलाया गया है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए। एंड अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट दैट कैन बी डिटरमाइन द रॉ मिल्क एंड पास्चराइज्ड मिल्क, दोनों को करने के लिए। ओके नहीं, योगर्ट की गरज नहीं है, योगर्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे अपने। चलो अब सवाल का जवाब दो आप। पुढच्या ह्याच्यात आपण ते टेस्ट अनालिसिस, आशिष वो टेस्ट अनालिसिस में कर लेंगे अपन। हाँ कुठे चलो टाइम ऑफ। पनीर कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? फ्रोजन प्रोडक्ट है? नहीं, फ्रोजन प्रोडक्ट कौन है भाई? फ्रोजन प्रोडक्ट कौन है? फ्रोजन प्रोडक्ट कौन है? कुल्फी है। बोलतो का वेळ होता म्हणून फोन केला होता, 5 मिनिटं मधात, 2 मिनिटात करतो। फ्रोजन प्रोडक्ट कौन है? कुल्फी। उसके बाद हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट कौन है? हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट कौन है? हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट कौन है? दैट इज बेसिकली पनीर। रेनेट कोएगुलेटेड कौन है? चीज। फैट रिच प्रोडक्ट कौन है? फैट रिच प्रोडक्ट के बारे में बताइए आप।
फैट रिच प्रोडक्ट का आंसर बोलिए। इसमें भी गलत कर दिया आपने। फैट रिच प्रोडक्ट, मैंने पहले बोला था कि पनीर फैट रिच नहीं है। आप लॉजिक कहां से लाते मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी। फैट रिच प्रोडक्ट बोला है आपने, फैट रिच प्रोडक्ट। कमाल है पांडे जी। चलो, हीट एसिड कोएगुलेटेड प्रोडक्ट, यस घी है। पनीर नहीं है ना भाई, पनीर नहीं है ना। फैट रिच प्रोडक्ट में कौन आता है? घी आता है, घी। पनीर नहीं आता है, पनीर यहां पे आएगा। घी आता है, घी। यस, बटर, क्रीम, घी, ये सारी चीजें आती है उसमें। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मॉल रूमिनेंट एनिमल के बारे में, जो उनकी टर्मिनोलॉजीज है। स्मॉल रूमिनेंट एनिमल के बारे में उनकी टर्मिनोलॉजीज है, वो हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे। स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स के बारे में उनकी टर्मिनोलॉजीज है, तो वो कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? एक बार बोल दीजिए मुझे, यहां तक क्लियर है? मुझे बोल दीजिए। विद इन द टाइम हमारा सिलेबस अच्छे से कवर होके उसमें सारी चीजें जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। यहां तक सारी चीजें क्लियर है बेटा? हम लोगों ने अभी तक मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट्स देखे, अलग अलग प्रोडक्ट्स देखे। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा? अडल्ट्रेशन। तो आपको इनको शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में कैसे लिखना है? लाइक प्रोडक्ट्स में हीट एसिड कोएगुलेटेड, रेनिट कोएगुलेटेड चीज, ये प्रोडक्ट्स आपको बस एक एक लाइन में लिखना है आपको। तो ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है? तो कल करें अपन कंटिन्यू, क्योंकि अभी तो नया टॉपिक अपना स्मॉल रूमिनेंट एनिमल्स का नया टॉपिक अपना एक पोर्शन में खत्म नहीं होगा, एक इसमें खत्म नहीं होगा, है ना? तो कल हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक। कल नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर देंगे। कल नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हेलो मोसी जी, हेलो मोसी। चलो ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। टोफू के पापा, अरे वो टोफू के पापा नहीं है, वो टप्पू के पापा है। टोफू के कोई पापा नहीं होते।